विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम महाकवि भास द्वारा रचित लिखित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। नाटकों के लेखक के रूप में इतिहास में इनका सर्वाधिक प्राचीन स्थान है। उस सुदूर अतीत में जब लौकिक संस्कृत अपनी दिशा का निर्माण कर रही थी, उस समय भास ने 13 नाटकों की रचना की और केवल रचना ही नहीं की अपितु सफलता भी अर्जित की। यह नाट्य साहित्य के इतिहास में चिर स्मरणीय बात सिद्ध है। महाकवि भास की 13 रचनाएं प्राप्त होती हैं। उन 13 रचनाओं के नाम क्रमशः निम्न प्रकार हैं: प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, उरुभंग, बालचरित, अभिमारक, दरिद्र चारुदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम का मूल स्रोत एवं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटकों की कथा वस्तु का मूल स्रोत या मूल आधार उदयन से संबंधित लोक कथा है। यह कथा पुराणों से ली गई अथवा कथा सरित सागर से या बृहत कथा से, इस विषय में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे दोनों वर्णन जिस रूप में कथा सरित सागर में तथा भास के प्रतिज्ञा नाटक तथा स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित हैं, इतने भिन्न हैं कि नाटकों को बृहत कथा पर आधारित नहीं माना जा सकता। अतएव भास गुणाढ्य की बृहत कथा के ऋणी नहीं थे। साथ ही कोई भी ऐसे अंत या बाह्य साक्ष्य नहीं है जो इनको बृहत कथा का ऋणी सिद्ध करने में समर्थ हो। इसलिए भास ने अवश्य ही बृहत कथा का सहारा लेने के बदले में उन जन समाज के प्रचलित दंत कथाओं और मौखिक परंपराओं का सहारा लिया जो गुणाढ्य की बृहत कथा के भी मूल आधार हैं। कालिदास ने मेघदूत में प्राप्यावंतिम उदयन कथा कोविद ग्राम विद्वान के द्वारा अवंती देश के गांव-गांव जन-जन के मुख से सुनी जाने वाली उदयन की कथा का निर्देश कर इस सत्य को और अधिक प्रमाणित कर दिया है। संभवतः भास ने अवंती के जन-जन के कंठ से निकली हुई उदयन कथा को ही नाटकीय रूप दे दिया, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि या तो बृहत कथा या मौखिक परंपरा से प्राप्त लोक कथा ही भास के स्वप्न नाटक का मूल आधार थी। अब प्रश्न उठता है कि नाटक का नामकरण लेखक के द्वारा किस आधार पर किया गया, तो उसके विषय में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रधान चरित्र अथवा उसमें व्याप्त प्रधान घटना के आधार पर नाटक का नामकरण किया जाना चाहिए। इस नाटक का नामकरण 5वें अंक के स्वप्न दृश्य के आधार पर रखा गया है। यह स्वप्न दृश्य अत्यंत नाटकीय एवं भाव विशिष्ट है। संस्कृत नाट्य साहित्य में यह दृश्य अपना विशेष स्थान रखता है। पंचम अंक में पद्मावती को शिरोवेदना से पीड़ित जानकर
उदयन उसे देखने या उसे मिलने के लिए समुद्र गृह में जाता है और उसे वहाँ न पाकर वह शैया पर अर्थात पलंग पर लेट जाता है, सो जाता है। इसी समय वासवदत्ता भी वहाँ आती है और उदयन को पद्मावती समझकर वह भी वहाँ पर लेट जाती है, पर राजा को स्वप्न में बोलते सुन उसे वह पहचान कर वहाँ से चल देती है। राजा भी सहसा उठकर दौड़ता है, पर दरवाजे के टकराने से वह वहाँ पर गिर जाता है, यह लड़खड़ा जाता है और वह पद्मावती को पकड़ नहीं पाता। वासवदत्ता को, जिसे जो कि एक दासी के रूप में वहाँ कार्य कर रही थी, उसे पकड़ नहीं पाता है। यह घटना बड़ी सरस तथा हृदय को विदीर्ण करने वाली है। भास की कल्पना ने पद्मावती की शीर्ष वेदना के बहाने से उदयन और वासवदत्ता को एकत्र संगठित कर दिया है। भास अपने इस दृश्य से इतने प्रसन्न हैं कि इसी के आधार पर नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रख देते हैं। कुछ लोग इस नाटक के नामकरण के विषय में कहते हैं कि इसका नाम पद्मावती परिणय या उदयन उदय होना चाहिए, परंतु आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि जो सरसता और कल्पना का प्रसाद स्वप्न में दृश्य है वह इस नाटक की आत्मा है और उस आधार पर यह नामकरण सर्वथा यथार्थ है। कहने का अभिप्राय ये कि नाटक का नामकरण एक स्वप्न दृश्य के आधार पर रखा गया है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक 6 अंकों में विभक्त है। 6 अंकों के आधार पर हम प्रत्येक अंक का संक्षेप में सार अध्ययन करेंगे, सार को समझेंगे कि प्रत्येक अंक में कहानी कथा कहाँ तक आगे बढ़ती है। प्रथम अंक, नाटक का प्रारंभ नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार इसी क्रम से होता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर प्रार्थना करता है कि बलराम जी की भुजाएं दर्शकों की रक्षा करें। तदंतर वह कुछ कहना ही चाहता है कि नेपथ्य से हटो हटो की आवाज़ आती है। उसे ध्यान से सुनकर वह कहता, अरे यह तो मगध राजकुमारी के नौकर तपस्वियों को हटा रहे हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसी समय वत्सराज उदयन का मंत्री योगेंद्रायण स्वयं परिव्राजक वेश धारण कर अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता के साथ तपोवन में आता है। इतने में मगध राजकुमारी पद्मावती का कंचु की घोषणा करता है कि जिसे जो कुछ मांगना हो वह आए और राजकुमारी से मांगे। योगेंद्रायण वासवदत्ता के साथ पद्मावती के सामने जाता है। वह वासवदत्ता को अपनी भगिनी बताता है या भगिनी के रूप में उसका परिचय कराता है। वह पद्मावती से वासवदत्ता को कुछ समय तक अपने संरक्षण में रखने की प्रार्थना करता है। पद्मावती कंचुकी के द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। इस पर योगेंद्रायण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इतने में एक ब्रह्मचारी वहाँ आता है। वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राजा उदयन का वृत्तांत बताता है। इसके बाद ब्रह्मचारी वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। तदंतर पद्मावती से आज्ञा पाकर योगेंद्रायण के चले जाने के बाद तापसी से अनुरूप पति की प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पद्मावती वासवदत्ता एवं निज परिवार के साथ प्रस्थान कर देती है। द्वितीय अंक में प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार देती है। शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज उदयन को पद्मावती के दिए जाने का तथा उदयन द्वारा से स्वीकार किए जाने का शुभ समाचार देती है। इसके बाद एक चेटी आती है। वह पद्मावती के कौतुक मंगल की तैयारी की सूचना देती है। कौतुक मंगल से अभिप्राय विवाह मंगल की तैयारी की सूचना देती है और वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है। यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक, वासवदत्ता के लिए यह दृश्य
अर्थात विवाह या कौतुक मंगल दुस्सह हो जाता है। भला वह अपनी आंखों के सामने ही अपने पति को पराये होते हुए कैसे देख सकती है। इसलिए वह राजप्रसाद से निकलकर मन बहलाने के लिए प्रमद वन में चली जाती है। उसे खोजती हुई एक दासी भी वहां पहुंचती है और उसे पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथने के लिए अपनी महारानी का संदेश सुनाती है। विवशतः वासवदत्ता माला गूंथने लगती है, परंतु उस माला में वह अविधवाकरण औषध को ही गूंथती है, सपत्नी मर्दन को नहीं। इतने में ही कोई दूसरी दासी आकर हार ले जाती है। इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय विवाह को सुनकर दुखी होती है तथा दुख को भुलाने के लिए शयनागार में चली जाती है। चतुर्थ अंक में राजकीय उपवन में पद्मावती, वासवदत्ता और एक दासी हैं। उदयन और विदूषक वसंतक भी वहां आ जाते हैं। यह देखकर पद्मावती व वासवदत्ता दोनों लता मंडप में चली जाती हैं। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु दासी मधुकरों से व्याप्त अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है। अतः वे लता मंडप के बाह्य भाग में बैठकर परस्पर वार्तालाप करते हैं। वहाँ विदूषक राजा से पूछता है कि आपको तब वासवदत्ता अधिक प्रिय थी या अब पद्मावती। राजा प्रारंभ में तो टालने का प्रयास करता है, परंतु अधिक आग्रह किए जाने पर रूप, गुण और सौंदर्य के द्वारा पद्मावती की प्रशंसा करता है। साथ ही यह भी कहता है कि वह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। फिर राजा विदूषक का मत पूछता है कि उसे कौन प्रिय है। इस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में वासवदत्ता का शोक उमड़ने के कारण राजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विदूषक मुख धोने के लिए पानी लाने जाता है। इधर अवसर देखकर वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेजकर स्वयं वहां से खिसक जाती है, चली जाती है। विदूषक के लौटने पर पद्मावती उससे राजा के आंसू का कारण पूछती है। वह चतुरता से रहस्य छिपाते हुए उत्तर देता है कि आंखों में काश पुष्प के पराग गिर जाने से आंसू आ गए हैं। तब पद्मावती राजा की आंखें धोने लगती है। फिर राजा को प्रणय संकट से बचाने के लिए विदूषक स्मरण दिलाता है कि उनको तो मगध राज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में जाना है, इसलिए शीघ्रता की जाए। राजा भी उसके प्रस्ताव का समर्थन कर वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया। पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित है। राजा और साथ ही वासवदत्ता भी इसकी सूचना प्राप्त होती है। राजा अपनी रोग पीड़ित पत्नी के औषधि उपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र गृह में जाते हैं, परंतु वहाँ रोग शैया रिक्त पाते हैं। वे उसकी प्रतीक्षा में शैया पर लेट जाता है। विदूषक कहानी सुनाने लगता है और राजा को नींद आ जाती है। विदूषक शीत से ठंड से बचने के लिए कंबल लाने बाहर जाता है। उसी समय वासवदत्ता का वहां आगमन होता है। वह वस्त्र आवृत राजा को पद्मावती समझकर उसी की बगल में लेट जाती है। अर्थात राजा शैया पर लेटा हुआ है और वस्त्र या चादर उनके द्वारा ओढ़ी हुई है। तो वासवदत्ता जब वहाँ आती है तो वह उसे पद्मावती को लेटा हुआ समझ करके वहाँ उसी पलंग पर वह भी लेट जाती है और वहाँ लेटते ही एक विचित्र प्रकार का आनंद उल्लास का अनुभव करती है। वह इसका कारण ढूंढना ही चाहती है कि राजा स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करके कुछ बोलने लगता है। वासवदत्ता पलंग पर से उठ जाती है तथा अपने प्रियतम का मुख निहारते हुए उसकी लटकती हुई भुजा को धीरे से शैया पर रखकर बाहर चली जाती है। प्रियतमा के हाथ का स्पर्श पाकर राजा उठ जाता है तथा उसे पकड़ने के लिए लपकता है, दौड़ता है, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ता है। इतने में विदूषक आ जाता है। राजा उसको सूचित करता है कि उसकी पत्नी वासवदत्ता जीवित है। विदूषक इसको मस्तिष्क का विभ्रम बतलाता है।
इतने में मगधराज दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन से कहता है कि आपका सेनापति रुमनवान दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन से कहता आपका सेनापति रुमनवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणि नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है। आप शीघ्र तैयार रहिए। इस प्रकार संदेश पाकर राजा युद्धोचित उत्साह दिखाते हुए लड़ाई के लिए प्रस्थान कर देता है। षष्ठम अंक में युद्ध में विजयी होने के पश्चात एक दिन उदयन को घोषवती नामक वीणा, जो वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, सूर्यामुख नामक प्रासाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। राजा उसे गोद में रखकर विलाप करने लगता है। इसी बीच वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता की धाई विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आते हैं। वे उदयन को उनके विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया चित्र समर्पित करते हैं, जिनको उनके ससुर और सास ने भेजा था। पद्मावती चित्र में चित्रित महिला को पहचानती है। वह राजा से कहती है कि मेरे विवाह से पूर्व ठीक इसी स्वरूप की युवती को किसी सन्यासी ने अपनी बहन बनाकर मेरे पास धरोहर रख दिया था। वह अभी भी हमारे संरक्षण में रह रही है। उसका नाम अवंतिका है। यह सुनकर राजा उसे बुला लाने की आज्ञा देता है। इसी बीच योगेंद्रायण अपनी धरोहर वापस लेने के लिए उपस्थित हो जाता है। अवंतिका के वेश में वासवदत्ता जब वहां लाई जाती है तो उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान लेती है और कहती है, अरे यह तो वासवदत्ता है। इस पर राजा अपनी आज्ञा से उसका घूंघट हटवाता है। अवसर देखकर योगेंद्रायण भी अपनी कल्पित वेश को हटाकर राजा का जयघोष करता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है। इस प्रकार पति पत्नी का आनंद मिलन होता है और योगेंद्रायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट करता है कि क्यों और किस प्रकार अपने स्वामी के कल्याण के लिए ऐसी योजना बनाई गई थी। इसके बाद सब उज्जैनी जाने के प्रस्ताव के साथ भरत वाक्य दिखलाकर नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।